नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी नोट्स एंड एमसीक्यू सीरीज की बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसके अंदर अपन 12वीं कक्षा के भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के जो नोट्स और एमसीक्यू है उनकी पूरी बात अपने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद में जो आपकी पार्ट 2 वाली जो बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसकी बातचीत अपने चल रही है, जिसमें अपन ने जो नोट्स है उन नोट्स की पूरी बातचीत कर ली है और उसकी पीडीएफ भी जो है मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दी है। तो नोट्स के जो व्याख्यात्मक क्लास है देखने के लिए उसका लिंक मैंने नीचे प्लेलिस्ट बना करके कमेंट सेक्शन में डाल दिया है और पीडीएफ का भी मैंने नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और उसके बाद में आप यूट्यूब पर देखो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारी चीज़ें अपने को क्रमानुसार मिले। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है लेकिन क्रमानुसार नहीं। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सारी चीज़ें क्रमानुसार होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे चीज़ें सारी क्रमानुसार डाल दी। और मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मैंने नोट्स की पीडीएफ डाल रखी है, उसके बाद में एमसीक्यू की पीडीएफ डाल रखी है, उसके बाद में इन दोनों को कॉम्बो यानी नोट्स और एमसीक्यू इन दोनों की पीडीएफ डाल रखी है। जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज अपन क्लास 12th हिस्ट्री एमसीक्यू भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी वो क्या बोलते हैं गलत बात है। तो आप अपने इस भाई के चैनल का सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद में इसका जो लिंक है वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी पढ़ाई वाला ग्रुप है, पढ़ाई वाला दोस्त है, उसको शेयर कर दो या स्टेटस लगा दो यार। थोड़ा मतलब अपनी पारिवारिक सदस्य संख्या है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अपना भी मजा आए। यूँ 1000 से ऊपर निकल जाए तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रही है ना। तो चलो आज 9वें पार्ट की बात करेंगे, राजा और इतिवृत्त और वृत्तांत, ठीक है। बाकी चीज़ें प्लेलिस्ट में दी हुई है और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो वगैरह सब क्लियर आ रहा होगा और क्वालिटी के लिए आप लैंडस्केप करके और क्वालिटी वाला वो है वो बढ़ा लेना आप लोग, आपको आता ही होगा वो। तो चलो शुरू करता हूँ। एक एक प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलो पहला प्रश्न। आज मैं इसमें ज़्यादा व्याख्यात्मक चीज़ें नहीं डालूंगा, ठीक है ना। मैंने प्लान किया है कि व्याख्यात्मक चीज़ों के लिए एक अलग से पूरी एक ही यूट्यूब पे क्लास लेके आएंगे, भले 2-3 घंटे के हुए, उसमें मैं व्याख्यात्मक भरमार रिवीजन करेंगे ताबड़तोड़ वाला, ठीक है। तो एक बार अपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद में एक रिवीजन क्लास लगाऊंगा मैं 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की पूरी, जिसमें पूरी किताब रिवीजन करेंगे, पूरे एमसीक्यू रिवीजन करेंगे, यूँ ताबड़तोड़ तरीके वाले, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल शासन की स्थापना किसने की। तो नोट्स के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। नोट्स की क्लास अगर नहीं देखी है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप कृपया करके पहले नोट्स की क्लास देखें, क्योंकि व्याख्यात्मक चीजें देखने के बाद में अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन करने का मजा अगले की है, ठीक है। तो मुगल शासनकाल की स्थापना किसने की। तो मुगल शासनकाल की स्थापना करने वाला शासक बाबर। दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक कौन थे। दिल्ली शासक के आखिरी शासक सल्तनत की बात करूं तो आखिरी शासक थे आपके इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके आपके बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की या मुगल शासन की स्थापना की थी 1526 ईस्वी के अंदर। आगे बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा यानी उमर शेख मिर्जा। मुगल शासनकाल को मुगल नाम अंग्रेजों ने कब दिया। तो 16वीं सदी के अंदर दिया था। बाबर को इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या था। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में युद्ध कहां पे हुआ। तो पानीपत नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं पानीपत का युद्ध। घग्गर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया। तो बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया और घग्गर का युद्ध आपके बाबर ने लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर के बाद अगला शासक कौन बना। तो बाबर के बाद अगला शासक जो बना था जिसका नाम था हुमायूं। 1540 में हुमायूं की हार किसके साथ में हुई। तो 1540 के अंदर हुमायूं की हार जो है वो शेरशाह सूरी के होती है। और एक 1539 के अंदर भी इसकी हार होती है। किसके साथ में होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। हुमायूं के बाद मुगल शासन किसने संभाला, यानी हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना। तो अकबर। और बाबर के बाद में कौन बना। हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन बना। अकबर। प्रश्न संख्या 11। मुगलों का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है। अकबर को कहा जाता है। और अकबर को सबसे महान शासक क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी डिटेल की जानकारी नोट्स के अंदर बढ़िया अच्छी तरीके से दी हुई है। तो पीडीएफ के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है और व्याख्यात्मक वीडियो का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रश्न संख्या 12। किसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। तो औरंगजेब।
की मृत्यु के बाद मुगल शासन ये जो है आपके पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल शासन का पतन कब आरंभ हो गया? तो 1707 और 1707 के अंदर ही आपके इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की। मुगल शासन के दौरान राजधानियों का क्या महत्व था? तो मुगलों की शान को दर्शाने का जो काम था वो राजधानी का था। 1526 में मुगलों की राजधानी थी, तो 1526 के अंदर मुगलों की राजधानी आगरा थी और इसको बाबर ने इसको राजधानी बनाया था और 1526 में ही इसने मुगलों की यहाँ पे नींव रखी थी। नेक्स्ट, मुगलों द्वारा 1560 में किस इमारत का निर्माण करवाया गया? तो आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। 1576 में मुगलों की राजधानी कौन सी थी? तो 1570 के अंदर मुगलों की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? तो सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाया था। मुगलों के लाहौर अपनी राजधानी बनाने के पीछे क्या कारण थे? एक तो था विद्रोह और दूसरे बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा वहां हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पे राजधानी ट्रांसफर की और इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। लाहौर मुगलों की राजधानी रहा, कब तक रहा? 1648 तक। शाहजहानाबाद राजधानी किसके शासनकाल में स्थापित की गई? तो शाहजहां के काल में स्थापित की गई और यह मुगलों की अंतिम राजधानी थी। और पहली राजधानी की बात करूं तो आपकी राजधानी कौन सी थी? आगरा, बाबर ने स्थापित की थी। मुगल काल में इतिवृत्तों की रचना किस प्रकार की जाती थी? तो लेखकों को नियुक्त करके, हाथों से लिखकर और राजाओं को केंद्र में रख करके इसी प्रकार जो इतिवृत्त लिखे जाते थे उसे कहते हैं उपरोक्त सभी। और इतिवृत्त का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक स्थान विशेष के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करना। और मुगलों के शासनकाल के अंदर इतिवृत्त जो लिखे जाते थे वो राजा को केंद्रित में रख करके रखे जाते थे, यानी वो पूरा इतिवृत्त यानी वो पूरा इतिहास राजा के इर्द गिर्द घूमता था। मुगल इतिवृत्त की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो है मुगल इतिवृत्त की विशेषता नहीं है? राजा को केंद्र में रखा जाता था। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। राजा और उससे जुड़ी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता था। नहीं, मतलब ये बात गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 2 राइट होगा। राजा का वर्णन किया जाता था। इतिवृत्त में तो केवल और केवल राजाओं का ही वर्णन था। शाही परिवार, अभिजात वर्ग की जानकारी मिलती है, प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी अपने को मिलती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बी। अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो नस्तलिक शैली थी अकबर की पसंदीदा शैली, जिसकी जानकारी मैं नोट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दे चुका हूं। बाबर द्वारा किस भाषा को महत्व दिया गया? तो बाबर द्वारा तुर्की भाषा को महत्व दिया गया, क्योंकि बाबर जो था तुर्की बोलता था। ठीक है, हालांकि इनकी दरबार की भाषा जो है फारसी है। आगे आ गया प्रश्न, फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर के द्वारा बनाया गया। तो अकबर के जितने भी इतिहास वाली चीजें मिलेगी वो आपको फारसी में मिलेगी, लेकिन बाबर की जितनी भी चीजें हैं वो तुर्की में मिलेगी, क्योंकि वो तुर्की उसकी फेवरेट थी। अकबरनामा की अकबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तो अकबरनामा की रचना है वो फारसी भाषा में की गई। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। यानी बाबरनामा जो थी, यानी बाबर आपके तुर्की से संबंधित था और अकबर ने सारी चीजें वो फारसी में करवा रखी। तो अब अकबर को समझने के लिए इसको ट्रांसलेट करवाना पड़ा। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाएगा? तो अकबर के द्वारा करवाएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? यानी रज्जमनामा। अकबर के रचयिता कौन है? अकबरनामा के जो अकबर की जो इतिहास की कहानी है उसके रचयिता जो है आपके अबुल फजल है। अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला क्यों बताया? क्योंकि ये निर्जीव वस्तुओं में जान डाल देती है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखने की शुरुआत कब की गई? 1589 यानी 1589 में। अकबरनामा को लिखने में कितना समय लगा? तो 13 वर्ष का समय लगा। अकबरनामा में अकबर की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? सामाजिक विशेषता, प्रशासनिक विशेषता और सांस्कृतिक विशेषता, यानी सारी की सारी। अकबरनामा की दूसरी जिल्द में क्या वर्णित है? अकबरनामा की दूसरी जिल्द के अंदर अकबर के शासन की शुरुआत से लेकर के 46 वर्ष तक के शासन की जानकारी मिलती है। अकबरनामा की आत्मा किसे कहा जाता है? अकबरनामा की तीसरी जो जिल्द है उसे कहा जाता है अकबरनामा की आत्मा। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है और यही अकबरनामा की क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो आपके अब्दुल हामिद लाहौरी। ये जो आपके अकबरनामा लिखते हैं उनके शिष्य हैं, यानी अबुल फजल के शिष्य। आगे आ गया अब्दुल हामिद लाहौरी किसके शिष्य थे? तो अबुल फजल के। बादशाहनामा को कितने जिल्दों में तैयार किया गया? तो ये भी 3 जिल्दों में तैयार किया गया।
बादशाह नामा की प्रत्येक जो जिल्द है उसमें कितने वर्षों का अपने को वर्णन मिलता है? तो 10 वर्षों का वर्णन मिलता है। बादशाह नामा किसके ऊपर लिखी गई? तो आपके शाहजहां के ऊपर लिखी गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बंगाल के अंदर 1784 में की। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कार्य क्या थे? पांडुलिपियों का अध्ययन करना, पांडुलिपियों का प्रकाशन करना और पांडुलिपियों का अनुवाद करना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 16 कुल की नीति किसके शासनकाल में लाई गई? अकबर के शासनकाल में लाई गई, और इसके तहत अकबर ने जजिया कर और एक जो धार्मिक कर था, यानी वो जो टैक्स थे उसने बंद कर दिए थे। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? 1564 के अंदर समाप्त किया गया। जजिया कर को पुनः लागू करने वाले शासक का नाम क्या है? जेब। कौन सी जेब? औरंगजेब। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम शासक मतलब मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता था। मुगल काल के अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे? तो सजदा था, चार तस्लीम था और जमीन बोसी, ये चारों के चारों तरीके थे। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजा द्वारा प्रश्न होने पर क्या उपहार में नहीं दिया जाता था? तो जामा दिया जाता था, सरपा दिया जाता था, आभूषण दिया जाता था, लेकिन राज्य नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि राजा का भाई साहब फुल मस्त मुंड है, ले ओले ये प्रंगण तेरा, राज्य तेरा। तो राजा इतने भी डफोड़ नहीं थे, वो राज्य नहीं देते थे, जामा देते थे, सरपा देते थे, आभूषण देते थे, लेकिन राज्य गुलबंद बेगम कौन थी? तो गुलबंद बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी और हुमायूं नामा की रचनाकार थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचनाकार थी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो भाई साहब नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चांदनी चौक की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो रोशन आरा के द्वारा बनाई गई। सर्वप्रथम राजपूतों को अभिजात वर्ग में कब शामिल किया गया? तो 1560 में शामिल किया गया। 1560 में राजपूत शासक मुगल शासन व्यवस्था में शामिल हुआ था। तो राजा भारमल कस्वा, इसकी भारमली जो पुत्री थी उसका भी इन मुगलों से संबंध स्थापित किया गया, विवाह संबंध। मुगलों को राजनीति की कौन सी व्यवस्था को अपनाया? तो प्रांतीय शासन व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहां पे? दक्षिण भारत के अंदर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के काल के अंदर, क्योंकि शाहजहां ने बड़े भवन बनवाए थे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ के ऊपर अकबर नहीं कर सका था भाई अधिकार। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जो है इस नाम से जाना जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई साहब? पानीपत का प्रथम युद्ध, ओहो यहां ये ऐसे आ गया 1526 ईस्वी में। बाबर की आत्मा का नाम क्या है? जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो है उसका नाम है बेरम खां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था भाई साहब? ताजमहल का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो इसमें आपके बदायूनी जो है वो आपका समकालीन था। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना था? तो भूमि सुधार की व्यवस्था के लिए शेरशाह काफी प्रसिद्ध था। दामिन इकोह क्या थी? तो दामिन इकोह एक प्रकार से भूभाग से संबंधित है। मुगल नाम व्युत्पन्न है। मुगल नाम किससे उत्पन्न है? मंगोल से उत्पन्न है। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक अकबर था, लेकिन भारत में स्थापना बाबर ने की थी। और बाबर ने क्यों की, कैसे की, इसकी जानकारी नोट्स के अंदर भरपूर तरीके से दी है। तो नोट्स की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, फटाक से जाओ और देखो। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता था जलालुद्दीन अकबर को, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार बहुत बढ़िया किया और इसने जो धार्मिक कर समाप्त करके और किसानों के कर समाप्त करके इसने एक बहुत बढ़िया इज्जत कमाई थी लोगों के बीच में। तो ये काफी पसंदीदा शासक था। औरंगजेब का देहांत कब हुआ? 1707 ईस्वी में औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर करने लगा, जिसका प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका, किसने फेंका भाई साहब? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने किस तरीके से उखाड़ के फेंका है 8th क्लास की हिस्ट्री में वो शानदार दिया हुआ है। जब भी अपनी बात आएगी 8th क्लास की हिस्ट्री की तो मैं बढ़िया मजे से आपको मारवाड़ी अंदाज में बताऊंगा। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वो कौन सी थी? फारसी। लेकिन तुर्की किसकी थी? बाबर की। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो है।
सुलह कुल का अर्थ क्या है? सुलह कुल का मतलब है संपूर्ण यानी पूर्ण शांति वाला राज्य। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां का। खुर्रम ने विद्रोह किया था, आपने पढ़ा होगा किताब के नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से। बुलंद दरवाजा है जो कहां पे लगा हुआ है भाई साहब? फतेहपुर सीकरी के अंदर लगा हुआ है। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई साहब कामरान था, अस्करी था, इंदाल था, ये सारे के सारे भाई थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में पहुंची। रज्जमनामा का नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? तो भाई साहब महाभारत का किया गया था। गुलबंद बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी? तो आपके चाचा जो थे, मतलब ये इसकी चाची थी, अकबर के कहने पर उसने हुमायूं नामा लिखी ताकि अबुल फजल जो है वो अकबर नामा को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। क्योंकि ये जो हुमायूं नामा थी इसके अंदर बाबर व हुमायूं की जानकारी इसने स्मरण के आधार पर लिखी, स्मरण के आधार पर लिखी थी। बादशाह नामा किसने लिखी? तो बादशाह नामा आपके लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जो अबुल फजल का शिष्य था। याशा यानी राज्य के नियम किसने लागू किए? तो चंगेज खान ने लागू किए थे। हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी बेवरीज के द्वारा किया गया। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की पुत्री थी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। लेकिन अकबर की आरंभिक राजधानी की बात करूं, यानी शुरू में जब अकबर शासक बना था तो उसकी राजधानी आगरा थी। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दरबार में अभिवादन के तरीके निम्न में से कौन से थे? तो कार्निस, सजदा, पायोवोस, ये सारे के सारे ही थे। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? तो 1581 के अंदर। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी कौन? आरा, रोशन आरा और गोहारा, ओ सारी की सारी रहती थी। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने करवाया था। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था भाई? 14वां वंशज था। ओहो। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम एक लेखिका थी और अकबर की ये चाची थी। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000 का मनसबदार बनाया गया था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर ने की थी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। अकबर का वजीर था बेरम खां। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। दीन ए अशरफ का अर्थ क्या है? यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी राजस्व विभाग जो है उसका अध्यक्ष। भारत में सुलह कुल की नीति को प्रतिपादित करने वाला शासक अकबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी। जीतल क्या है? जीतल आपके एक प्रकार से चांदी के सिक्के हुआ करते थे, सिक्का चांदी का। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया? तो दूसरी लड़ाई के अंदर हेमू को हराया था। और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। और अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 में नियुक्त किया था। और इसी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है उनकी सीरीज होती है कंप्लीट। यहां तक के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो को अपने स्टेटस पे, आपके फेसबुक, इंस्टा जो भी है उसके अंदर शेयर लगा देना। और वीडियो के अभी तक चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से क्रमानुसार एनसीईआरटी की सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है। और आपकी ये जो पीडीएफ जो पीपीटी टाइप की है इसको भी मैं फ्री में अपलोड कर दूंगा, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। उसका क्या प्रोसेस रहेगा थोड़ी देर बाद में मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका भी, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जो होगा आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के संबंधित, तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।